लास्ट टर्म पे कोई हेडिंग दे रखा था बेटा क्या? अच्छा, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, ठीक है। एनीवेज सभी लोग आ गए होंगे, गुड इवनिंग। बेटा लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम हाइगेंस प्रिंसिपल और हाइगेंस प्रिंसिपल या हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया था। वो दोनों प्रूफ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और तो उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आती है जो बड़ा नई हो। आप ऑलरेडी जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। हाँ, इन व्हाट वे एक वेवफ्रंट प्रोपगेट्स, वेवफ्रंट कैसे आगे प्रोपगेट करता है अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस सेकेंडरी वेवलेट जो प्रिंसिपल था, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कहीं पर कुछ जगहों पर आंसर करने के लिए उसका कॉन्सेप्शन जो है वो हमें मदद करता है। समझ में आएगा जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये पता होना चाहिए था। तो बस उतने पे रहिएगा। हाँ, आप सभी लोग जो लोग 12th में बोर्ड गोइंग हैं तो उनको रिफ्लेक्शन का प्रूफ और रिफ्रैक्शन का प्रूफ बिल्कुल याद रहना चाहिए। यहां तक है कि वेव ऑप्टिक्स में शायद प्रूफ की बात करें तो यही दो प्रूफ हैं जो आ सकते हैं, या फिर एक प्रूफ जाता है इंटरफेरेंस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, बस वो आ सकता है। इसके अलावा इमीडिएटली और मुझे कोई ऐसा वेव ऑप्टिक्स का जो प्रूफ है जिसे हम डेरिवेशन भी कहते हैं जो 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा दिखता नहीं है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा गया है कि इन दोनों में से कोई एक प्रूफ आ जाता है, हर साल नहीं तो एक साल छोड़ के तो आने का चांस रहता है। एनीवेज, अब हमें डॉपलर इफेक्ट इन लाइट पढ़ना है, तो हेडिंग दीजिएगा डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट, लाइट में डॉपलर इफेक्ट हमें बताना है। आप ऐसे कोई बताना चाहेगा कि साउंड में डॉपलर इफेक्ट क्या था जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था? Right, change in the frequency of sound, change in frequency of sound due to the relative motion between the source and observer। मतलब जो सोर्स ऑफ साउंड है और जो ऑब्जर्वर, जिससे बेहतर वर्ड तो लिसनर होता, लेकिन मुझे आदत ऑब्जर्वर लेकर चलने की है। सोर्स ऑफ साउंड और ये लिसनर है, इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसकी वजह से ऑब्जर्वर को जो साउंड सुनाई देती है उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नजर आती है। This apparent change in the frequency of sound due to the relative motion between source of sound and observer is called Doppler effect in sound। साउंड में होता था। तो क्योंकि हमें ये लाइट में लेके चलना है तो साउंड वाला मुझे लिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो आप यहां पर लिख देना नोट में, वी हैव स्टडीड इन 11th, और क्या पढ़ा है? डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड, ये क्या कहता था डॉपलर इफेक्ट? ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स, निश्चित रूप से ऑफ साउंड, एंड ऑब्जर्वर, जिसे आप लिसनर भी कह सकते हैं, लिसनर। Due to relative motion between source of sound and listener or observer, frequency of sound appears to change, appears to change. It is called Doppler's effect in sound। अगर आपको याद हो इसका ये फार्मूला होता था, apparent frequency, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, अगर हम इसको एन डैश से लिखें तो एन इंटू वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस था, जहां पर बेटा N2 फ्रीक्वेंसी है, V स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम है, और VO इज द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, यानी जिस गति से ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। VS इज द स्पीड ऑफ सोर्स है बेटा, ये साउंड नहीं है, ये सोर्स की स्पीड है। N इज ट्रू फ्रीक्वेंसी। आप डॉपलर इफेक्ट में 11th का जाके आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा चैप्टर है, सवाल इसके इंपॉर्टेंट होते हैं और आने का चांस भी लगभग हर साल कोई ना कोई रहता है। हर लेवल पे आ सकता है, आपका बोर्ड में भी मिलेगा, नीट में भी मिलेगा, जी मेंस में भी मिलेगा, एडवांस में भी मिलेगा।
चलिए वापस आते हैं इस पे। हमने क्या बताया, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज दिस, सिंबल्स का मीनिंग लिख रहे हैं, एन इज ट्रू फ्रीक्वेंसी, वी इज स्पीड ऑफ साउंड। अब किसी के मन में आए कहां पर बेटा स्पीड ऑफ साउंड, इन दैट मीडियम, जिस मीडियम में है फिलहाल, और vo इज स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, vs इज स्पीड ऑफ सोर्स। इसमें बेटा साइन रूल एक लगता था, वो साइन रूल हम यहां नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि साइन रूल आप तभी समझोगे जब न्यूमेरिकल लिया जाए, तो वो सबके लिए, उस सब के लिए आपको जाकर के चैप्टर को दोबारा देखना पड़ेगा। हमने इसलिए कर दिया कि आपको ये फार्मूला जो कि साउंड में डॉपलर इफेक्ट की एपरेंट फ्रीक्वेंसी बता रहा, और अभी हम लाइट में थोड़ी चर्चा करेंगे, दोनों का अंतर नजर आए, बस इसलिए किया। ठीक है, निकले से। अब अगला पार्ट आता है इसमें, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट क्या हुआ। तो आप देखिएगा, सिमिलरली आगे बढ़ा रहा हूं बेटा, देखिएगा, सिमिलरली ड्यू टू relative motion between source of light due to the relative motion between source of, बेटा अब लाइट आ गया, पहले साउंड था, and observer due to relative motion between source of light and observer, apparent या frequency, और लाइट के केस में फ्रीक्वेंसी से ज्यादा महत्वपूर्ण वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होता है। इट इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। तो बेटा ध्यान रखिएगा, एक लाइट का सोर्स है, मान लो दूर कोई बहुत तारा है बेटा, कोई स्टार है, वो हो सकता है अर्थ की तरफ अप्रोच कर रहा हो। तो अगर वो हमारी तरफ अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है उसे स्टार और हमारे बीच में, क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वर हैं, एक रिलेटिव मोशन हो रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो आप यहां पर कलेक्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उस स्टार से आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको यह भी ध्यान हो, अगर जो डॉपलर इफेक्ट इन साउंड में बताया था कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते थे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती थी, यानी वेवलेंथ घटती थी। यही नियम यहां लगेगा। रूल क्या लगेगा बेटा, जब सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर अपीयर्स टू इंक्रीज, एंड इफ दे आर मूविंग अवे देन डिक्रीजेस। तो ये नोट में आएगा, व्हेन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर approach towards each other, then frequency of light की फ्रीक्वेंसी में पॉपुलर सिंबल बेटा न्यू होता है, तो हम न्यू से लिखेंगे। तो मैं याद होगा, यहां हमने फ्रीक्वेंसी साउंड में एन से लिख रहे थे, यहां न्यू से लिखे। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट न्यू इंक्रीजेस, और जब बेटा न्यू बढ़ता है तो आप कह सकते हो लैम्डा डिक्रीजेस, लैम्डा घटता है। इसे ध्यान रखना भी जरूरी है। व्हेन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। बताइए बेटा, अप्रोच करने पे फ्रीक्वेंसी क्या होता था, बढ़ता था, तो बताइएगा दूर जाने पे क्या होगा, घटेगा बेटा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। किसकी फ्रीक्वेंसी, जो लाइट ऑब्जर्वर को मिलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी घटती है। एंड लैम्डा बेटा, जब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो लैम्डा इंक्रीजेस, ये बेटा बढ़ता है। देखिएगा, अगर मैं ये ऑब्जर्वर मान लूं बेटा, ये ऑब्जर्वर है और इधर ये सोर्स है, ये सोर्स है लाइट का, वेलोसिटी ऑफ सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर इज v, और तुम्हें ये भी पता है s इज व्हाट, सोर्स ऑफ लाइट। इस समय जब हम सोर्स की वेलोसिटी को v ले रहे हैं, ये v वेलोसिटी से इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम मान रहे हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि जो हमें मुख्य वेलोसिटी लेनी है, मैंने बोला ना कि इफ दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो बड़ा ध्यान रखिएगा, v इज एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। यहां पर इसीलिए हमने ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को 0 लिया है। ये वेलोसिटी v क्या है, ये बेटा vs सोर्स की वेलोसिटी है। तो हम यहां लिख रहे हैं
लेट v इज व्हाट बेटा, relative velocity of the source with respect to observer, या with respect to each other भी कह सकते हो। बताइएगा बेटा, अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो आप समझिएगा, जो फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, मतलब अप्रोच करने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और अवे जाने पे घटती है, जो फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है इसे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कहते हैं। यहां पर फार्मूला फ्रीक्वेंसी में चेंज का आएगा, व्हाट इज द न्यू फ्रीक्वेंसी वो नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, लिखिएगा देन, बड़ा आसान फार्मूला बनता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। आप आइएगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, इसे डेल्टा न्यू से लिखेंगे, डेल्टा न्यू। और ध्यान रखना, सोर्स की ट्रू फ्रीक्वेंसी न्यू है, न्यू इज ट्रू फ्रीक्वेंसी, ट्रू फ्रीक्वेंसी। तो देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जिसे हम डेल्टा न्यू से लिख रहे हैं, यह है, इज गिवन बाय, अब वो ये आता है, देखिएगा बेटा, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू, इसे याद रख लेना, बड़ा आसान सा है। देखो, ट्रू फ्रीक्वेंसी न्यू इंटू वी बाई सी होता है, बस ये तुम्हें ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी में बेटा इतना चेंज होता है, मतलब अगर अप्रोच करेंगे तो इतनी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और अगर ये बेटा सोर्स और ऑब्जर्वर वी वेलोसिटी से दूर जा रहे होते एक दूसरे से, तो फिर यहां पर वी, तब भी यहां पर वी रहता, लेकिन तब ये फ्रीक्वेंसी घटती। तो तुम्हें हम शिफ्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। ये फार्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जहां न्यू ट्रू फ्रीक्वेंसी लिख दिया है, डेल्टा न्यू क्या है लिख दिया है, v रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर है, c स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। अब एक चीज और समझिएगा, अगर ये जो लाइट है इसकी ट्रू फ्रीक्वेंसी ये है, तो इस लाइट की कुछ ट्रू वेवलेंथ भी होगी, ट्रू वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ भी कुछ होगी। और ट्रू वेवलेंथ अगर हम लिखें तो आप बताइएगा, अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा थी, तो जब ये सोर्स इसके नजदीक जा रहा था तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, लेकिन वेवलेंथ घटेगा, यानी वेवलेंथ में भी शिफ्ट होगा, इसे वेवलेंथ शिफ्ट कहते हैं। एंड लिखो बेटा, वेवलेंथ शिफ्ट, शिफ्ट। और इसे बेटा जानते हैं, जैसे ये डेल्टा न्यू था, डेल्टा लैम्डा लिखो, न्यू की जगह लैम्डा लिख दो, लैम्डा वी बाई सी, ये आएगा क्वेश्चन 2 स्टार। तो आप देखो, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे ही हैं, यहां पर न्यू यूज करते हैं, यहां लैम्डा यूज करते हैं। ये डेल्टा न्यू होता है, ये डेल्टा लैम्डा होता है। पास आने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ घटती है, दूर जाने पर इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है। आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। यहां पर ध्यान रखिएगा, v is the speed, sorry, v is the relative motion between source and observer and v is very smaller as compared to c। मतलब लाइट की गति से इन चीजों की स्पीड कम होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी v की वैल्यू कंपैरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होगा, यानी लाइट के कंपैरिजन में होगा, उसका आधा, उसका 1/4, उसका 90%, उसका 10%, यानी स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर किया जाए, तब फिर इस फार्मूले में बेटा आइंस्टीन्स जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला जो फार्मूला होता है, फिर वो इस्तेमाल होने लगता है। ये फार्मूला तभी तक लगेगा जब v इज वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू c। और हमारे बेटा जो कैलकुलेशन में जो भी हम गतियां लेते हैं, जो चाहे प्लैनेट के रेवोल्यूशन की गति लें, चाहे हम इस किसी प्लैनेट की तरफ अपना स्पेस क्राफ्ट भेजें, या कोई प्लैनेट या सैटेलाइट या कोई गैलेक्सी हमारी तरफ कितनी स्पीड से आ रही है, निश्चित रूप से ये सब चीजें स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में बड़ी कम गति से आ रही होंगी, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये फार्मूले में v जो है ये स्पीड ऑफ लाइट से काफी कम है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में ये बोल दें कि दे आर अप्रोचिंग विद स्पीड विच इज इक्वलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट, तब फिर हमें बेटा रिलेटिविस्टिक फार्मूला, हमें आइंस्टीन्स का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फार्मूले पे जाना पड़ता है। इतना समझ गए? चलिए, तो वेवलेंथ शिफ्ट ही आ गया, तो आप समझिएगा, वेयर
V इज स्मॉलर देन C, ये आएगा। फिर एक नोट लिखोगे, इफ V इज कंपैरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी C, then we use concept of Einstein's theory of relativity. उसके कंसेप्ट को यहां पर फिर इस्तेमाल किया जाने लगता है। वेवलेंथ शिफ्ट और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट के फॉर्मूले लगभग एक जैसे ही हैं, लैम्डा इंटू वी बाई सी या न्यू इंटू वी बाई सी। तो आप देखिएगा न्यू फ्रीक्वेंसी यानी सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर इसे मैं न्यू डैश लिख लूं तो भाई साहब बड़ा सिंपल सा है, सुनिएगा ध्यान से। ट्रू फ्रीक्वेंसी न्यू थी, डेल्टा न्यू का चेंज आता है। ट्रू फ्रीक्वेंसी न्यू थी, डेल्टा न्यू का चेंज आता है। जब वो अप्रोच करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी यहां, यानी प्लस आ जाएगा, और दोनों अगर दूर जा रहे होंगे तो माइनस होगा। क्लियर? तो इसका मतलब न्यू डैश का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, न्यू प्लस माइनस न्यू सी बाई वी बाई सी, ये आएगा। और तब फॉर्मूला न्यू डैश इक्वल टू बेटा हो जाता है न्यू इंटू 1 प्लस माइनस वी बाई सी। तो कुछ बच्चों को लगता है कि सर हम इस फार्मूले को लेकर चले, डायरेक्ट लगाएं। क्यों लगाओगे यार? तुम गौर से देखो, तुम्हें ये वाला हमने याद बता दिया, याद कर ले भाई। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही हो तो न्यू में जोड़ देना, अगर घट रही हो तो घटा देना, सबट्रैक्ट कर देना। बताइए न्यू क्या करोगे? ये फार्मूला आपको याद है, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग प्लस लेके चलो, डिक्रीजिंग माइनस लेके चलो। तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का ही फार्मूला याद करना चाहिए। बोले क्लियर? सिमिलरली न्यू वेवलेंथ को अगर आप लैम्डा डैश कर लें, वही बात है बेटा, ट्रू वेवलेंथ लैम्डा है, चेंज हुआ डेल्टा लैम्डा के बराबर, बढ़े तो प्लस घटे तो माइनस। लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा प्लस माइनस, यहां क्या था, लैम्डा वी बाई सी आया था, तो लैम्डा डैश वी बाई सी, ये आ जाएगा इक्वेशन 3 स्टार। शायद ये 3 स्टार होगा, ये 4 स्टार आ जाएगा। इक्वेशन आप अपनी डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। क्लियर? सिमिलरली न्यू वेवलेंथ को अगर आप लैम्डा डैश कर लें, वही बात है बेटा, ट्रू वेवलेंथ लैम्डा है, चेंज हुआ डेल्टा लैम्डा के बराबर, बढ़े तो प्लस घटे तो माइनस। लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा प्लस माइनस, यहां क्या था, लैम्डा वी बाई सी आया था, तो लैम्डा डैश वी बाई सी, ये आ जाएगा इक्वेशन 3 स्टार। शायद ये 3 स्टार होगा, ये 4 स्टार आ जाएगा। इक्वेशन आप अपनी डाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। क्लियर?